नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश दौरा, सरस आजीविका मेला 2025 का करेंगे शुभारंभ। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रही है सरकार, वहीं पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने पर फोकस। वहीं रोजगार मेले का भी किया आयोजन, स्वयं सहायता समूह की आकर्षक प्रदर्शनी, महिला सशक्तिकरण होगा मुख्य आकर्षण। वहीं आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलक। वहीं आपको बता दें सीएम धामी करेंगे लाभार्थियों से संवाद। वहीं आपको बता दें मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, साथ ही पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के ये भी मेले की शुरुआत जो है की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ऋषिकेश दौरा, जहां सरस आजीविका मेला 2025 का शुभारंभ करेंगे सीएम। वहीं लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा भी लगातार सरकार देती नजर आ रही, पहाड़ी उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन, जहां स्वयं सहायता समूह की आकर्षक प्रदर्शनी जो है देखने को मिलेगी, जहां महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस किया जा रहा है। तो वहीं लगातार पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने पर फोकस, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की बात लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते रहते हैं। वहीं आपको बताते चले सीएम धामी करेंगे लाभार्थियों से संवाद। तो वहीं देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तहत आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का समापन हुआ। इस दौरान जहां सीएम धामी ने फाइनल मुकाबले में जीती हरिद्वार एलमास को जीत की ट्रॉफी दी है, तो वहीं इस घोषणा भी की है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। वहीं अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन जो है होने लगे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की 4 टीमों ने इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और मुझे विश्वास है इस लीग में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे बताया गया कि बहुत कम समय में एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड की बालिकाओं द्वारा बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित अंडर 19 की इस चैंपियनशिप में 2 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया गया है। इसके साथ ही हमारे राज्य के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि पर्वतीय राज्य की 3 बालिकाएं राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत एवं नंदिनी कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से वर्तमान में न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाई है। इसके लिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सभी टीम को, उनके सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं जो पूरे भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान बना रहा है। आज का युवा उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है, लेकिन ये सोचने का विषय है कि उत्तराखंड का टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है। हम जब देखते हैं कि हमारे पहाड़ी मूल के खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अपने राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की टीमों से खेल रहे हैं, इसलिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम देश की सबसे मजबूत टीम बने। ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियोजन हम सब के द्वारा ऐसा प्रयास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में
खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में भव्य और उसका सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी इन खेलों के आयोजन में किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंदर प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों को प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है और इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास के लिए हमने नई खेल नीति भी लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, ऐसे अनेक योजना, खेल किट योजना जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की जो योग्यता है उसको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस प्रकार के जो प्रीमियर लीग हो रही है वो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार का यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना है, वो आने वाले समय में हमारे सभी खिलाड़ियों को उनका टैलेंट जो अन्य स्थानों पर दिखता है उसके लिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अब यहीं पर हो सकेगा। आने वाले समय में आईपीएल में भी हम आशा करते हैं कि हमारे राज्य से कई खिलाड़ी वहां भी प्रतिभाग करेंगे और वहां जाकर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। तो वही खबर सामने आ रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश दौरा, सरस आजीविका मेला 2025 का करेंगे शुभारंभ। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रही है सरकार, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने पर फोकस लगातार सरकार करती रही। वहीं रोजगार मेले का भी किया गया आयोजन, जहां स्वयं सहायता समूहों को आकर्षक प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जहां महिला सशक्तिकरण होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। वहीं आपको बताते चले आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी मेले में एक झलक, जहां सीएम धामी करेंगे लाभार्थियों से संवाद। तो यहाँ आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी से भी संवाद करेंगे। तो वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, मैं जानना चाहूंगी, सीएम ऋषिकेश मेले का शुभारंभ करने वाले हैं, यहाँ स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के लिए क्या नए अवसर खोलने जा रही है सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश दौरे पर रहेंगे, जहां इनके दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हालांकि आज कई कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे। सबसे पहले जो सरस मेला है उसमें शुभारंभ करेंगे। वहां पर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा जिस तरह से सरकार दे रही है और पहाड़ी उत्पाद है उनको बढ़ावा दे रही है, इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कई दिनों से इस कार्यक्रम की यहाँ पर तैयारियां चल रही है। इसके बाद पूर्वानंद इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, वहां पर भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जी संजय, मैं जानना चाहूंगी, इस मेले में स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ खास योजनाएं बना रही है? देखिए, जिस तरह से लोकल फॉर वोकल यानी जो लोकल सामान है उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तमाम यहाँ पर योजनाएं बना रही है और धरातल पर भी अब हम लगातार देख रहे हैं कि जो पहाड़ी उत्पाद हैं यानी जो मैदानी जिलों में लोग खुद सामान तैयार करते हैं उनको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।
खासकर महिलाओं के जो समूह होते हैं वो महिलाएं इन उत्पादों को बनाती है और फिर मार्केट में यह तमाम जो सामान होते हैं वो पहुंचाए जाते हैं। तो इन्हीं की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि लगातार ही जो सरस मेला है उसका कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र भी जो स्वदेशी चीज है, लोकल फॉर वोकल है, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी संजय, मैं जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री धामी अक्सर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात करते हैं, क्या ये मेला उसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है? हाँ बिल्कुल, लगातार ही प्रदेश में जो स्वयं सहायता समूह जो चल रहे हैं उनके द्वारा जो प्रदर्शनी है वो लगातार यहाँ लगाई गई है, क्योंकि कई दिनों पहले से ही जो तमाम तैयारियां हैं वो लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर राज्य सरकार की बात की जाए, तो जो तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, महिला समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की यहाँ सरकार योजना कर रही है। जी संजय, क्या सरकार इन समूहों को सिर्फ मंच दे रही है या विपणन और ई कॉमर्स के स्तर पर भी मदद करेगी? देखिए, लगातार ही देख रहे हैं कि जो सामान होते हैं वो अपने हाथों से जो बनाते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती है उनकी आजीविका भी अच्छी होती है, क्योंकि लगातार ही देख रहे हैं कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको पहले सरकार ऋण प्राप्त करती है, यानी जो लोन है वो उनको दिया जाता है, क्योंकि वो अपने हाथों से जो सामान है वो बनाते हैं। क्योंकि इस मेले का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वही प्रदर्शनी यहाँ पर लेकी जा रही है। जी संजय, मुख्यमंत्री धामी के आज के दौरे में कौन कौन से कार्यक्रम की घोषणाएं संभावित है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है वो कई दिनों पहले से ही यहाँ पर तैयारियां कर रहा था, और कई आज जो कार्यक्रम रखे गए हैं उनको यहाँ पर देखा जा सकता है। रोजगार मेला का भी यहाँ आयोजन किया गया है। जो कॉलेज है, कॉलेज उसमें कहीं ना कहीं ग्राउंड में एक मेला लगाया गया है और तमाम जो यहाँ पर उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। जी संजय, आपका धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन को पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए गठित कांग्रेस ऑब्जर्वर टीम में शामिल किया गया है। काजी निजामुद्दीन इससे पहले भी बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर उन्हें चुनावी रणनीति और प्रबंधन से जुड़ी अहम भूमिका में रखा है। वहीं काजी इससे पहले राजस्थान के 2 विधानसभा चुनावों में से प्रभारी और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी संगठन के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। जी संजय, मैं जानना चाहूंगी, काजी को ये बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर क्या रणनीति है कांग्रेस की? संजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो वहीं आपको बताते चले, काजी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ऑब्जर्वर टीम में विधायक को शामिल किया गया। जहां बिहार चुनाव में काजी तैनात थे, वहीं अब कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। साथ ही आपको बताते चले, काजी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जहां ऑब्जर्वर टीम में विधायक को शामिल किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, बिहार चुनाव में काजी को तैनात किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। जहां चुनावों के आपको बताते चले, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन को पार्टी के नेतृत्व ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी है। फिर उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भी गठित कांग्रेस ऑब्जर्वर टीम में शामिल किया गया। काजी निजामुद्दीन इससे पहले भी बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर उन्हें चुनावी रणनीति और प्रबंधन से जुड़ी अहम भूमिका के लिए रखा है। वहीं काजी इससे पहले राजस्थान के 2 विधानसभा चुनावों में सह प्रभारी और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी संगठन के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर कांग्रेस का भरोसा जमन काजी पर बनता हुआ, जहां एक बार फिर काजी को कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्टी में सौंपी है। जहां ऑब्जर्वर टीम में
विधायक को शामिल किया गया। बिहार चुनाव में काजी पहले भी तैनात थे, जिसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं आपको बताते चले, कांग्रेस ने एक बार फिर काजी पर भरोसा जताया, जहां ऑब्जर्वर टीम में उन्हें शामिल किया गया है। जहां एक बार फिर आपको बताते चले, चुनाव को मद्देनजर रणनीतियों की तैयारियों के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। साथ ही काजी को ये बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी है, जहां एक पहले भी बिहार में विधानसभा को लेकर काजी की रणनीतियों से कांग्रेस प्रभावित, इसी को लेकर एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया कांग्रेस ने। साथ ही उन्हें ऑब्जर्वर टीम में विधायक को शामिल भी किया है। वहीं आपको बताते चले, काजी को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी, जहां ऑब्जर्वर टीम में विधायक को शामिल किया गया है। साथ ही आपको बताते चले, चुनावों को गठित कांग्रेस ऑब्जर्वर टीम में शामिल किया गया, जहां काजी निजामुद्दीन इससे पहले भी बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर उन्हें चुनावी रणनीति और प्रबंधन से जुड़ी अहम भूमिका के लिए उन पर भरोसा जताया। तो वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद से जिला कलेक्टर भवन में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में कुल 65 जन शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई स्वयं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी, जिनमें भूमि पैमाइश और नामांतरण जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं। इसके अलावा बिजली, राशन और अन्य विभागों से जुड़े मामलों पर भी गंभीरता से सुनवाई की गई है। मयूर दीक्षित ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत पर समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को भी नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि जनता को राहत मिल सके। देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है,
समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं केदारनाथ में फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 8 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग। तीर्थयात्रियों के लिए राहत की खबर। नागरिक उड्डयन विभाग ने की पुष्टि। हेली सेवा संचालन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं ऑनलाइन बुकिंग जल्द होगी शुरू। तो वहीं आपको बताते चले केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने है, जहां खराब मौसम और तकनीकी कारणों से अस्थायी रूप से बंद की गई हेलीकॉप्टर सेवा अब दोबारा शुरू हो जाने वाली है। तो वहीं आपको बताते चले प्रशासन ने घोषणा की है कि 8 अक्टूबर से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग शुरू की जाएगी। वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी जरूरी निरीक्षण की और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड की स्थिति और पायलट की फिटनेस और मौसम संबंधित पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर संचालन किया जाएगा। अब बुकिंग पोर्टल पर जाकर यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। तो वही आपको बताते चले नागरिक उड्डयन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी जाए एक बार फिर। तो वही खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।